आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम DSSP TGT मैथ्स 2025 जो एग्ज़ाम 6 नवंबर को होने वाला है उसके लिए पैडागोजी डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में तीसरा वीडियो होने वाला है, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। देखिए, ये वीडियो जो हम लेकर के आते हैं ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन जो अगर पूरा कंटेंट आपको चाहिए, PDF चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला है क्वेश्चन। ये वीडियो बाइलिंगुअल होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे, इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखना है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर 5 WS ऑफ इवेल्युएटिंग लर्निंग थ्रू ड्रामा एंड आर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक और कला के माध्यम से अधिगम के मूल्यांकन के 5 WS में शामिल नहीं है? वेयर, वूम, वाई, हु। तो इसमें किसे, यानी कि जो वूम है, ठीक है, ये अंडर 5S में नहीं आता है, इसको मार्क करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, ये जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ, इस सेकंड शिफ्ट में आप देख सकते हैं 18 जुलाई 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है मैथमेटिक्स PGT का, वहाँ से हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से आ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ यूजिंग लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। पाठ्यक्रम में भाषा के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाषा के उपयोग का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है, ये पूछा है। तो पहला है टू रिप्लेस टेक्स्ट बुक विद स्टोरी, यानी पाठ्य पुस्तकों को कहानियों से बदलना। सेकंड है टू अवॉइड यूजिंग मदर टंग, मातृभाषा के उपयोग से बचना, तो ये भी नहीं हो सकता। टीच ओनली ग्रामर रूल्स, ये भी केवल व्याकरण के नियम सिखाना भी कोई लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का मुख्य उद्देश्य नहीं है। फोर्थ वाला देखेंगे, टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट कंटेंट बेटर, यानी विद्यार्थियों को विषय वस्तु को बेहतर ढंग से समझने में सहायता करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा करेक्ट वो रहेगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सपोर्ट द गोल ऑफ असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात हो रही है, तो इसमें से कौन सा विकल्प अधिगम के मूल्यांकन के उद्देश्य का सर्वोत्तम समर्थन करता है? तो इसमें जो ऑप्शन है दोस्तों वो देखते हैं हिंदी में एक बार। विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के अंक की तुलना करना, तो ये बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। अंतिम परीक्षा के परिणामों के आधार पर अंक देना, ये भी उद्देश्य नहीं हो सकता। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें कक्षा दोहरानी चाहिए, ठीक है, ये हो सकता है। विद्यार्थियों में सुधार की सहायता के लिए नियमित प्रतिक्रिया प्रदान करना, ये इसका बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शंस से भी पता लग जाते हैं कुछ चीज़ें दोस्तों, तो ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन 4 देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पज़ ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा विषय विकल्प किसी विद्यालय विषय के उद्देश्य को सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो पहला आप देखेंगे, टू एंटरटेन स्टूडेंट ओनली, केवल विद्यार्थियों के मनोरंजन करना, तो ये इसका उद्देश्य नहीं हो सकता। दूसरा, प्रोवाइड रैंडम इन्फॉर्मेशन, अनियमित जानकारी प्रदान करना, ये भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता दोस्तों। तीसरा है टू ऑर्गेनाइज नॉलेज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण और अधिगम के लिए ज्ञान को संगठित करना ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, यही इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। जो स्कूल सब्जेक्ट है उसका एक मेन उद्देश्य होता है कि शिक्षण और अधिगम के लिए ज्ञान को संगठित करना, तो टू ऑर्गेनाइज नॉलेज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, है ना। सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का स्थान लेना, ये इसका बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं हो सकता, तो थर्ड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पैडागॉजी इज़ बेस्ट डिफाइंड एज। अच्छा क्वेश्चन है। पैडागॉजी यानी शिक्षण शास्त्र की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? देखिए, शिक्षण की विधि और अभ्यास, ये इसकी सर्वोत्तम परिभाषा है। परीक्षा प्रश्न पत्र की तैयारी करना, यानी प्रिपरेशन एग्ज़ाम पेपर्स, ऐसा नहीं है। राइटिंग टेक्स्ट बुक भी पैडागॉजी का कोई डेफिनेशन नहीं है, ना ही क्लासरूम डिसिप्लिन, कक्षा का अनुशासन बनाए रखना भी इसका बेस्ट डेफिनेशन नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा शिक्षण की विधि और अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच लर्निंग थ्योरी एम्फेसाइज दैट लर्निंग अकर थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन विदाउट डायरेक्ट री इन्फोर्समेंट, है ना। तो इसमें क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कौन सा अधिगम सिद्धांत ये बताता है कि अधिगम प्रत्यक्ष प्रोत्साहन के बिना अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से होता है, ठीक है। अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन एंड अनुकरण मतलब इमिटेशन, ठीक है, इसके माध्यम से होता है विदाउट री एनफोर्समेंट, है ना। तो इसमें सोशल लर्निंग थ्योरी जो बंडूरा जी की दी हुई है, ठीक है, वो ये बताता है। देखिए, बंडूरा की जो लर्निंग है दोस्तों, वो डायरेक्ट जो लर्निंग है वो ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन के बेसिस पे ही है। सोशल थ्योरी है, सोशो कल्चरल थ्योरी के साइकोलॉजिस्ट हैं बंडूरा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों एल्बर्ट बंडूरा, ठीक है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट है, इन डिज़ाइनिंग पैडागॉजी फॉर डाइवर्स क्लासरूम्स विच अप्रोच इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर इंक्लूसिव सब्जेक्ट टीचिंग।
विविध कक्षाओं के लिए शिक्षण शास्त्र डिज़ाइन करते समय समावेशी विषय शिक्षण के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे प्रभावी है? तो टीचिंग स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक ऑर्डर, तो ये तो नहीं हो सकता दोस्तों। प्रायोरिटाइजिंग ओनली हाई अचीविंग स्टूडेंट इन क्लासरूम डिस्कशन, ये भी नहीं हो सकता। डिफरेंशिएटिंग इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन लर्निंग एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड बैकग्राउंड, ये बिल्कुल होगा दोस्तों। यानी कहने का मतलब जो शिक्षार्थी हैं उनकी क्षमताओं के बेसिस पर, रुचियों के बेसिस पर, पृष्ठभूमि के आधार पर शिक्षण में विभिन्नता लाना ही एक इंक्लूसिव एजुकेशन की मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो थर्ड होगा। ठीक है, हिंदी में भी आप एक बार देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द बेकर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन? विषय ढीली संरचना वाले, इसमें से मतलब बैचलर के अनुसार कौन से निम्नलिखित विकल्प शैक्षणिक विषयों एकेडमिक डिसिप्लिन की प्रकृति का सर्वोत्तम विवरण देता है? ठीक है, एकेडमिक डिसिप्लिन की प्रकृति का सर्वोत्तम विवरण देता है। तो पहला है डिसिप्लिन आर लूजली स्ट्रक्चर्ड एरियाज वेयर नो स्पेसिफिक कल्चर, तो ये बिल्कुल गलत है। डिसिप्लिन फोकस ओनली ऑन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस विदाउट थ्योरी, ठीक है, थ्योरी की साथ में होती है। थर्ड है डिसिप्लिन कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन एंड कल्चर्स। एंड फोर्थ ऑप्शन है डिसिप्लिन आर इंटरचेंजेबल विदाउट इफेक्टिंग नॉलेज स्ट्रक्चर, यानी कि विषय आपस में बदलने योग्य हैं और ज्ञान संरचना को प्रभावित नहीं करते। तो ऐसा नहीं है, ज्ञान संरचना को प्रभावित करते हैं दोस्तों। इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा कि विषय विशिष्ट बौद्धिक परंपराओं और संस्कृतियों से बने होते हैं। ठीक है, तो ये जो है बेकर के अनुसार सबसे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, है ना। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करें, अधिगम के लिए मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है? इसमें मुख्य विशेषता केवल सही उत्तरों पर केंद्रित होता है, सीखने के सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करता है, केवल शिक्षण समाप्त होने के बाद किया जाता है, या उपयोग विद्यार्थियों में रैंक करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये सीखने में सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करता है, यानी सेकंड इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। इट प्रोवाइड फीडबैक फॉर इम्प्रूव लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है इन द डैश टेक्निक टीचर फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ स्किल्स विदाउट इंटरप्टिंग द फ्लो ऑफ लेसन। कौन सी तकनीक में शिक्षण पाठ की प्रभाव को बाधित करे बिना कौशल के अधिगम को सुगम बनाते हैं? तो साइड कोचिंग जो है, ठीक है, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें शिक्षण पाठ के प्रभाव को बाधित किए बिना ही कौशल के अधिगम को सुगम बनाता है। ठीक है, यानी कि बिना इंटरप्ट फ्लो ऑफ लेसन के लिए हम साइड कोचिंग का यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉलेज इज मोस्ट अलाइंड विद द क्रिटिकल पेडागोजी पर्सपेक्टिव, यानी कि क्रिटिकल पेडागोजी पर्सपेक्टिव के अनुसार, यानी दृष्टिकोण, अभी इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐसा है जो ज्ञान के बारे में आलोचनात्मक शिक्षाशास्त्र के दृष्टिकोण से सबसे अनुकूल है? तो इसमें ज्ञान शक्ति संबंधों को दर्शाता है और इसे आलोचनात्मक रूप से परखा जाना चाहिए, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। ये जो कथन है, ठीक है, ये क्रिटिकल पेडागोजी का दृष्टिकोण के सबसे फेवरेबल है, सबसे ज़्यादा अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टर्म जेंडर इज इनकरेक्ट, यानी कि जेंडर जिसे हम बोलते हैं कि एक सोशल टर्म है, तो ये कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है जेंडर को लेकर के? तो पहला है बायोलॉजिकली डिटरमाइंड एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ मेल और फीमेल। ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछा है आपसे, तो ये बायोलॉजिकल नहीं है, जैसा मैंने आपसे बताया कि सोशल टर्म है जेंडर, तो पुरुष और महिला होने के जैविक रूप को निर्धारण पहलुओं को दर्शाता है, तो ये जैविक नहीं है, तबकि सामाजिक पहलू को दर्शाता है। तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन ए होगा दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं। हु रोट सेंचुरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसका नाम याद रखना पड़ेगा आपको, यानी कि सेंचुरीज ऑफ चाइल्डहुड जो लिखी है ये फिलिप पेरिस ने लिखी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 2 होगा, सेकंड होगा। 14th क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं दोस्तों। इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल फॉर्मल करिकुलम, है ना, फॉर्मल करिकुलम का कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है ना, और हिंदी में इसको बोलते हैं औपचारिक पाठ्यक्रम। तो औपचारिक पाठ्यक्रम की बात करें तो औपचारिक पाठ्यक्रम का मतलब होता है लेसन रिटन इन द ऑफिशियल सिलेबस, कल्चरल वैल्यूज़ से रिलेटेड नहीं है, पीयर इन्फ्लुएंस से रिलेटेड नहीं है और टीम वर्क से रिलेटेड नहीं है, ये लेसन रिटन है इन द ऑफिशियल सिलेबस, या अगर हम हिंदी में बात करें तो आधिकारिक पाठ्यक्रम में लिखे गए पाठ ही फॉर्मल करिकुलम का उद्देश्य है ना, औपचारिक पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। ठीक है, तो 15th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 15th क्वेश्चन है दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफाई दैट द स्टेट शैल नेवर एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6, यानी कि भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल ये निर्देशित करता है कि राज्य ये प्रयास करेगा कि सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान की जाए। तो ये आर्टिकल 45 के अनुसार है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस आर्टिकल को, अप टू 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी रोल ऑफ अ स्कूल इन सोसाइटी, यानी कि समाज में विद्यालय की मुख्य भूमिका क्या है? तो टू रिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट क्रिएटिविटी, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइज स्पोर्ट इवेंट, ये भी नहीं हो सकता। एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन के लिए केवल, तो ये भी नहीं हो सकता। और चौथा है बच्चों को समाजीकरण करना और ज्ञान प्रदान करना, यही इसका उद्देश्य है, यही इसका रोल है। ठीक है, सोसाइटी में स्कूल का। आगे बढ़ते हैं 17th का कि अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट, है ना, RPD एक्ट 2016, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस के अंदर इसमें से क्या नहीं आता? ठीक है, यानी कि नेत्र बाधिता के अंदर इसमें क्या नहीं आता है, अंधत्व के अंदर इसमें क्या नहीं आता है? तो पहला है दृष्टि क्षेत्र की सीमा को जो 10% से कम कोण बनाती हो,
ये आता है दोस्तों। दृष्टि की पूर्ण अभाव, ये भी बिल्कुल डेफिनेटली आएगा। तीसरा है बेहतर आँख में सर्वोत्तम सुधार के साथ दृश्य क्षीणता यानी 3/60 से कम हो या 10/200 से 200 से कम हो, ठीक है। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। स्नेलिन, तो ये है इसके साथ में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है दृष्टि क्षेत्र की सीमा जो 40 से लेकर के 40 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक का कोण बनाती हो। तो ये 40 डिग्री का नहीं है, 10 से कम का जो कोण है यानी कि पहला वाला, तब वो क्षेत्र बाद उसमें ब्लाइंडनेस में आता है, अदरवाइज़ नहीं आता। तो फोर्थ वाला इनकरेक्ट है, ठीक है, शामिल नहीं है ये। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 18th क्वेश्चन है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल नीड एजुकेशन वाज हेल्ड एट, ये कहाँ पर हुई थी दोस्तों? ये सलेमंका में हुई थी, है ना, सलेमंका में हुई थी। और इसमें विश्व सम्मेलन में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में 1994 में इसको आयोजित कराया गया था, आपको ध्यान रखना है। 19th क्वेश्चन है इसमें आसुबेल थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग जो है विच ऑफ द मोस्ट इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव लर्निंग, यानी कि आसुबेल के अनुसार अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग में सिद्धांत के अनुसार प्रभावी अधिगम के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो अग्रिम आयोजक, ठीक है, यानी कि एडवांस ऑर्गेनाइजर इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। अभ्यास और दोहराव, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, रीइंफोर्समेंट और रोट मेमोराइजेशन। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ करिकुलम लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द हॉलिडे फंक्शनल ग्रामर? इट सपोर्ट मीनिंग मेकिंग थ्रू सब्जेक्ट बेस्ड डिस्कोर्स, इज सेपरेट लैंग्वेज फ्रॉम लर्निंग कंटेंट, ऐसा नहीं है। इट एम्फेसाइज्ड ऑन मेमोराइजेशन और इंटरेक्शन, ऐसा भी नहीं है। और लिमिट लर्नर टू स्पेसिफाई वोकल पिच। तो ऑप्शन सी पढ़ के पता लग रहा है कि जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ए ही होने वाला है, यानी कि विषय आधारित संवाद के माध्यम से अर्थ निर्माण का समर्थन करना ही जो है वो हैलिडे के कार्यात्मक व्याकरण के अनुसार ये डेफिनेशन है। कौन सा विकल्प पाठ्यक्रम भाषा यानी करिकुलम लैंग्वेज की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? ए दर्शाता है, यानी कि जो हमारे करिकुलम है वो ऐसा होना चाहिए जो विषय आधारित संवाद से के माध्यम से अर्थ निर्माण का भी समर्थन कर सके। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा दोस्तों। तो ये 20 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में करे। नेक्स्ट 20 मैं और लेकर के आऊँगा। दोस्तों आप लोग चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। हम लोग इस तरीके की वीडियो लाते रहते हैं, नॉट ओनली फॉर सिंगल साइंस सब्जेक्ट बट सभी सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग वीडियो लाते रहते हैं। तो साइंस बंकर्स को सब्सक्राइब कर लें। हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उस पर भी आपको बहुत अच्छा खासा कंटेंट पेडागोजी से रिलेटेड और आपके एग्जाम से रिलेटेड हम अपलोड करते रहते हैं डेली बेसिस पे। तो प्लीज़ उसको भी आप ज्वाइन कर लें चैनल को, और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।